तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि एकादशी पे जनरली हम श्रील प्रभुपाद जी की लीला का अध्ययन और चर्चा करते हैं, तो ये प्रकरण 58 श्रील प्रभुपाद की लीला एडिशनल पास टाइम्स वॉल्यूम में से बॉस्टन का दौरा। तो प्रभुपाद जी 1967 में प्रभुपाद को स्ट्रोक या कह सकते हैं तीसरा हार्ट अटैक हुआ था। उसके पहले तो प्रभुपाद का जब स्वास्थ्य खराब हो रहा था तो प्रभुपाद ने देखा कि भारत के में उनको वापस आना चाहिए रिक्यूपरेट करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब प्रभुपाद जी निर्णय लेते हैं। अब प्रभुपाद श्योर नहीं थे कि वे वापस अमेरिका आएंगे नहीं आएंगे, इन द सेंस कि हो सकता है प्रभुपाद तो लग रहा था उस समय इतना स्वास्थ्य खराब था कि ऐसा लग रहा था कि शायद शरीर छोड़ दूंगा मैं। तो प्रभुपाद जितने भी उनके शिष्य थे उनको आदेश देकर जा रहे थे। लेकिन 67 में प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था सत्स्वरूप, उस समय तो सन्यासी नहीं थे पर सत्स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज को, और वो जॉब भी करते थे उस समय मंदिर सेंटर चलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को से उनको बोला कि आप कहाँ जाओ, बॉस्टन जाओ। बॉस्टन के अंदर क्या खास बात थी, आज भी आप देखेंगे तो बॉस्टन जो है एक इंटेलेक्चुअल हब है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, आई थिंक इवन हार्वर्ड भी वहीं पर ही है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना। तो जो यूथ्स और एजुकेटेड यूथ्स, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, और आज के वर्तमान समय में तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है बॉस्टन, जहाँ से बहुत सारे उद्योगिकपति और उस प्रकार से आते हैं। और 50 साल पहले भी बॉस्टन एक बहुत ही आगे आ सकते हैं भक्त लोग, शायद तो प्रभु जी लोग जो है स्थान बन जाएंगे। तो जो है प्रभुपाद जी ने 67 के अंदर इसी विचार से कि वहाँ पे युवा वर्ग को प्रचार किया जाए, और इस उद्देश्य सत्स्वरूप महाराज को, सत्स्वरूप प्रभु को उस समय भेजा था वहाँ पे। प्रभुपाद फिर ठीक हो जाते हैं और 1967 के आई थिंक दिसंबर के आसपास अमेरिका वापस आते हैं, समवेयर अराउंड दिसंबर के आसपास। और प्रभुपाद जी उसके बाद में 1968 1 मई 1968 को प्रभुपाद बॉस्टन में आते हैं। लगभग 1 महीना प्रभुपाद जी वहाँ रुकते हैं, और वो इस समय इस 1968 के प्रभुपाद जी के बॉस्टन के दौरे का यहाँ विवरण दिया गया है। प्रभुपाद 1969 में भी यहाँ आए होते हैं, और सत्स्वरूप महाराज को बहुत एनकरेज किया होता है प्रभुपाद जी ने बॉस्टन को डेवलप करने के लिए। और तो अब प्रभुपाद जी जो हैं बॉस्टन आए हुए हैं, और अब इनफैक्ट अब पहुँचे हैं प्रभुपाद। लास्ट टाइम जब एकादशी थी तो हमने छोड़ा था उससे कि बॉस्टन में 3 भक्त थे बेसिकली, सत्स्वरूप महाराज, जदुरानी देवीदासी और प्रद्युम्न जो प्रभुपाद के ट्रांसलेटर थे। और प्रभुपाद ने तीनों को अलग अलग सेवाएं दी हुई थी। सत्स्वरूप प्रभुपाद जी का ट्रांसक्रिप्शन किया करते थे, हिंदी में बोलते टंकन, मतलब डिक्टाफोन से प्रभुपाद उसको लिखा करते थे। जदुरानी पेंटिंग्स बनाया करती थी। प्रभुपाद जी ने उसको नाम दिया था विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, आध्यात्मिक जगत की खिड़कियाँ। आज भी हम देखेंगे तो इस्कॉन में बहुत सारी प्रसिद्ध जो चित्रकारी है वो जदुरानी माता जी के द्वारा बनाई गई हैं। और तीसरे थे प्रद्युम्न। तो जो प्रद्युम्न प्रभु थे ये प्रभुपाद जी के संस्कृत एडिटर थे। प्रभुपाद जी ने इनको प्रशिक्षित किया धीरे धीरे कि ये संस्कृत को एडिट कर सकें, संस्कृत भाषा को भी सीख सकें इत्यादि। प्रभुपाद जी के जब आप लेक्चर सुनेंगे तो बहुत सारे जगह पे जो श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट उच्चारण है, बहुत अच्छा मीटर में है। अगर आप उसको सुनेंगे प्रभुपाद जी लेक्चर से पहले, तो अधिकांशतः जो मेजर लेक्चर्स के अंदर प्रद्युम्न प्रभु उसका उच्चारण कर रहे हैं वहाँ पे। इवन वेदावस में लिखा भी होता है प्रद्युम्न लीड्स द वर्स, यू नो, ऐसे करके। एनी हाउ, तो प्रभुपाद 1 मई 1968 प्रभुपाद जी बॉस्टन आए थे, और बॉस्टन में प्रभुपाद से मिलने वाली प्रथम भक्त जदुरानी थी जो अपने गुरु के लिए फूलों की माला लाई थी। जब दोनों मंदिर आने के लिए टैक्सी में चढ़े तो प्रभुपाद ने जदुरानी से उसकी चित्रकारी के बारे में पूछा। उसने शिकायती लहजे में कहा कि उनके आगमन की तैयारी करने में
उसे वेदी के लिए कुछ सामग्री सीनी थी, पर्दे लगाने थे और पोस्टर बना बना कर पूरे शहर में चिपकाने थे, क्योंकि मंदिर के पुरुषों को अपने अपने कार्यालयों में कार्य करने जाना था। फलतः वह वास्तविक चित्रकला सेवा नहीं कर पाई। प्रभुपाद ने कहा, चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगा। तो इसका क्या है? इट इज़ फॉर यू, आपके लिए। उस पर देखो आपका नाम लिखा है। तो चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रोकूंगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अभी इसकी ये जो एपिसोड हुआ है इसकी चर्चा बाद में आएगी, थोड़ी देर बाद में जदुरानी माता जी प्रभुपाद जी के पास आएंगे और इसका क्या भाव है तब मैं चर्चा करूंगा। टैक्सी प्रभुपाद के घर चेस्टर स्ट्रीट में रुकी। यह 2 मंजिला इमारत थी जिसमें प्रभुपाद का घर पहली मंजिल पर था। तो जहाँ पे स्टोर फ्रंट लिया गया था और उसको थोड़ा बहुत डेवलप किया गया था, तो प्रभुपाद वहाँ नहीं रुके क्योंकि वहाँ रुकने का उतना व्यवस्था नहीं थी। और पिछले सत्र में प्रभुपाद जी के जब सतगुरु महाराज पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ पे आप मेरा आवास स्थान नियुक्त करेंगे वहाँ कितने भी भक्त हों, बस शांति होनी चाहिए, ताकि प्रभुपाद स्पेसिफिकली ट्रांसक्राइब कर सकें, डिक्टेट कर सकें ट्रांसलेशन भागवतम के ऊपर। तो अब प्रभुपाद शेयर कर रहे हैं जिसमें प्रभुपाद का घर पहली मंजिल पे था और दूसरी मंजिल पे कौन था? बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र रह रहे थे, मतलब काइंड ऑफ जैसे पीजी होता है ना, तो उस प्रकार से, या हॉस्टल तो नहीं कहना चाहिए, या तो फ्लैट या पीजी टाइप, जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि स्वामी जी के आने पर वे मंद स्वर से संगीत बजाएंगे। नहीं तो स्पेशली बॉयज़ हैं तो हॉस्टल में क्या करेंगे, या पीजी के अंदर तेज तेज गाना वाना बजाएंगे, म्यूज़िक बजाएंगे। लेकिन इन भक्तों ने अरेंज किया था, उनसे बच्चों से बात किया था, लड़कों से, कि आप थोड़ा धीमे बजाना, अगर आप बोलोगे बजाना ही मत तो ये संभव ही नहीं है ना। तो इसीलिए, और उनकी मोटरसाइकिलें घर के पास एक कोने में रखी थी। लकड़ी की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़कर तथा सामने वाले बरामदे में से होकर प्रभुपाद अपने घर में घुसे। प्रभुपाद ने देखा कि सत्स्वरूप खड़े होकर स्टोव में कुछ पका रहे थे। सत्स्वरूप ने प्रणाम किया और तुरंत खाना पकाने में जुट गए। उन्होंने क्षमा मांगी कि वे हवाई अड्डे पर स्वामी जी को लेने नहीं जा सके। उन्होंने एक साथ 3 बर्नर जला रखे थे और वे प्रसन्न तथा साथ ही शिथिल लग रहे थे। तो ये जो प्रसंग आएगा अभी, ये पूरा प्रसंग बहुत ही रेलिवेंट है और स्पेशली उन भक्तों के लिए जो युवा वर्ग को प्रचार करते हैं, एंड स्पेशली टू दोज हु आर प्रीचिंग इन कॉलेजेस, जो कॉलेज में जाके प्रचार करते हैं। तो ये प्रभुपाद फर्स्ट यूथ प्रीचर इन इस्कॉन है ना। और प्रभुपाद की जो जीवनी है, देखिए प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क गए और कौन सा था, बावरी जो स्ट्रीट था, वहाँ पे सारे मतलब निकृष्ट तरीके के लोग थे, सारे हिप्पी और चरस गांजा लेने वाले, नशा करने वाले, सब बहुत ही उच्चतम मतलब अमीर धनाढ्य परिवार से थे और बचपन से ही उनको सब सुविधाएं प्राप्त हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आप इतिहास को देखेंगे तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप देखेंगे अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक्सियल और दूसरी कौन सी पावर थी, एक्सिस पावर और एलीड पावर्स, उसे कह के 2 भाग में पूरा विश्व बटा हुआ था। तो जर्मनी और जापान और ऐसे कुछ कंट्रीज एक तरफ थे और इधर ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर तो बहुत सारा साम्राज्य था ही था। तो अमेरिका इधर ब्रिटेन वगैरह को सपोर्ट करते थे बेसिकली। और अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो हथियार असला सप्लाई करके खूब धन कमाया था। तो वहाँ के लोग बहुत अमीर हुए थे और बाकी आप यूरोपियन कंट्रीज़ या अन्य इवन एशियन कंट्रीज भी देखेंगे, वो या तो ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर थे या फिर युद्ध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई थी। जैसे भारतवर्ष की भी देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई ब्रिटेन कर रहा होगा, लेकिन सैनिक कहाँ के थे? सैनिक तो बहुत सारे भारत के थे और पैसा बहुत सारा भारत का गया, जो रिसोर्सेज हैं वो भी भारत के बहुत सारे गए थे, है ना। तो इस प्रकार से ब्रिटेन इत्यादि, विशेषकर ब्रिटेन की कॉलोनीज पूरे विश्व भर के अंदर थी। लेकिन अमेरिका
कोलोनाइजेशन से फ्री था, और उन्होंने खूब हथियार बना के बहुत धन कमाया था। तो वहाँ पे तो ये जो जनरेशन थी इनके पास बहुत मतलब धनी हो गई थी। तो उनके जो संतानें थी दे वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। वो बचपन से ही बहुत ही धनाढ़ परिवार में, बचपन से सब सुख सुविधा थी उनके पास में। तो जब तक वो युवा वर्ग तक आए, टीनेज तक आए, तब तक जीवन में सब मिल चुका है उन्हें और कुछ नहीं चाहिए अब उन्हें। दुखी हो गए थे रादर, और कुछ हाई भी है अब तो। और प्रभुपाद जी जब गए तो ये युवा कुछ अपने जीवन में हाई ढूंढ रहे थे, स्पेशली ये जो न्यूयॉर्क के युवा थे। तो ये सब चरसी और क्या गांजा लेने वाले और LSD इत्यादि ये सब चीज़ें, उनको लगता है ड्रग्स लेके कुछ समय तक आप हाई रह सकते हैं। तो ये मतलब मैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, लेकिन बॉस्टन इसके मुताबिक विपरीत था बिल्कुल। तो वहाँ आप सोच सकते हैं मतलब प्रभुपाद को कैसी ऑडियंस मिली थी, जहाँ से प्रभुपाद जी ने भक्तों को रिक्रूट किया, प्रशिक्षित किया इत्यादि। लेकिन विपरीत प्रभुपाद जी को यहाँ बॉस्टन के अंदर इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड ये वर्ग के लोग थे। अभी भी भारतीय लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही अभी आए थे। आज तो आप जाएंगे बॉस्टन के अंदर, मैसाचुसेट्स के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर बहुत सारे आपको भारतीय मिलेंगे, क्योंकि लगभग 60 के दशक में ही अमेरिका ने अपने दे बिकेम लूज इन इमिग्रेशन बेसिकली। उससे पहले भारतीय वहाँ दिखाई नहीं पड़ते थे, और बहुत सारे कंट्री से बहुत स्ट्रिक्ट था वहाँ का जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थे। प्रभुपाद के जाने से कुछ समय पहले ही अगर आप राजनीति मतलब क्या बोलेंगे इसे, उस समय का डेमोग्राफी अगर आप स्टडी करेंगे तो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसलिए प्रभुपाद जी को भी हर 2 महीने बाद अपना वीज़ा जो है रिन्यू कराना पड़ता था। लेकिन इतनी आसानी से मिलता नहीं था। यूरोप का फिर भी मिल जाता, लेकिन अमेरिका का और भी ज़्यादा दे वर स्ट्रिक्ट एंड उस समय इतने लिबरल नहीं थे। स्ट्रिक्ट तो नहीं कहना चाहिए, कंजर्वेटिव कहना चाहिए, रादर दे वर नॉट लिबरल, यू नो। लेकिन उसके समय पे खुले थे, तो अभी भारतीय लोगों ने भी आना वहाँ पे शुरू किया था। तो ये क्यों मैं कहता युवा वर्ग के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पे भारतीय भी नहीं है, सब विदेशी युवक। और यहाँ पे प्रभुपाद को एक प्रैक्टिकली पीजी के नीचे रहना पड़ रहा है लड़कों के साथ, यू नो, लाइक दैट। जब मैं ये सेक्शन पढ़ रहा था तो मुझे जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौरनिताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरे को एग्जैक्टली प्रभुपाद जी ने कैसे कॉलेज टीचिंग किया, इतना डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल होके, और प्रभुपाद को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा। मतलब अगर ऊपर वाले फ्लोर पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हुड़दंग मस्ती होगी, है ना। और जो हॉस्टल में नहीं रहे हैं तो वो नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सब प्रकार के हुड़दंग और प्रभुपाद को नेचुरली वहाँ पे सहन करना पड़ा होगा। और ऑफ कोर्स अभी प्रभुपाद के पास डिसाइपल्स हैं कुछ, एंड दे अरेंज फॉर श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने किस प्रकार कॉलेजेस के अंदर जा कर के जो है खूब सारे आयोजन, उनके टॉक्स, उनके प्रवचन, सेमिनार्स वहाँ पे रखे गए थे। एनी हाउ, तो प्रभुपाद जी आए इस जहाँ पे उनका रेजिडेंस अरेंज किया था डिसाइपल्स ने, और प्रभुपाद अंदर घुसे तो वहाँ देखा कि सत्स्वरूप जो हैं वो लंच बना रहे हैं, लंच या जो भी आइटम होगा। और प्रभुपाद जी से उन्होंने क्षमा मांगी कि वो क्योंकि कुकिंग करना था तो इसीलिए वो पीछे रुक के कुकिंग कर रहे थे, और 3 बर्नर एक साथ जला रखे थे, थके हुए लग रहे थे, और लेकिन खुश बहुत थे। क्यों खुश थे? क्योंकि प्रभुपाद जी आए हैं। और थके हुए क्यों थे? क्योंकि प्रभुपाद के आने में खूब सारा आयोजन किया उन्होंने, तो इसीलिए सब थके हुए थे। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या बना रहे हो, क्या पका रहे हो? सत्स्वरूप ने उत्तर दिया खीर, हलवा, पूड़ियाँ तथा एक सब्जी। और वे अन्य व्यंजनों को देखते जा रहे थे। उन्होंने उसी अवस्था में उत्तर दिया जबकि वे खीर हिलाते जा रहे थे। मतलब मानना पड़ेगा सत्स्वरूप महाराज को भी, खुद भी बहुत यंग थे अभी वो, और कुकिंग करते हुए इतना अटेंटिव होना नॉर्मली क्या है, मतलब अभी प्रभुपाद आ जाएंगे तो आदमी गैस छोड़ देगा, बट सत्स्वरूप महाराज वेरी ड्यूटीफुल। तो कैसा है, उधर वो प्रभुपाद को जवाब भी दे रहे हैं लेकिन साथ साथ कुकिंग भी कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली खीर तो आपको पता है थोड़ी देर भी अगर छोड़ दिया बिना हिलाए तो वो नीचे लग ही जाएगा।
तो यह तो स्वामी जी का दैनिक भोजन चावल दाल तथा चपाती न होकर रविवार के भोज जैसा था, किंतु सत्स्वरूप यही उत्तम व्यंजन बनाना जानते थे। मतलब सिंपल मील सत्स्वरूप बनाना भी नहीं जानते थे, वो फीस्ट ही सीखे थे, अभी नए नए सीख रहे होंगे, खासकर इंडियन डेलिकेसीज। तो प्रभुपाद मुस्कुरा दिए। रसोई घर की चारों ओर नजर फेरते हुए उन्होंने खिड़की पर लगे पोस्टर को देखा। पवित्र नाम वाले गुरु महाराज बोस्टन पधार रहे हैं। ये आई थिंक देयर इज सम चैलेंज विद दिस। द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होली नेम। ओके, एनी हाउ, तो द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होली नेम इज कमिंग टू बॉस्टन। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था, यह स्वामी जी का फोटो था और उसके नीचे विविध विश्वविद्यालयों में उनके भाषण के कार्यक्रम थे। तो प्रभुपाद का पूरा इटिनरी लिखा हुआ था, इस दिन यहाँ पे लेक्चर है, इस दिन इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस फैकल्टी के अंदर लेक्चर्स हैं, और प्रभुपाद का पूरा शेड्यूल वहाँ पे था, है ना। सो कई बारी मतलब मुझे ऐसा सुनने में मिलता था जब मैं नया इस्कॉन में फुल टाइम जब ज्वाइन किया था कि मतलब इस प्रकार से कि जब कोई भी डिपार्टमेंट शुरू होता है या सेंटर शुरू होता है तो स्टार्टिंग में लोग ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा करते हैं, थिंग्स आर नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन प्रभुपाद जी अभी 2 ही साल हुए इस्कॉन को किए वो, बट ऑल डिवोटीज आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू नो। प्रभुपाद या तो डिवोटीज ऑर्गेनाइज थे, प्रभुपाद खुद भी बहुत ऑर्गेनाइज थे। तो प्रभुपाद अपना शेड्यूल दे रखा था, सत्स्वरूप को पहले डायरेक्शंस दे रखे थे कि आप जो है कैसे मेरे लिए कॉलेज में रखना, और सत्स्वरूप ने एक्चुअली बहुत मेहनत किया था। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला था कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके मेरे लिए एक परमानेंट लेक्चरर की पोजीशन जो है लो वहाँ पे। क्यों लो, किस लिए लो? क्योंकि प्रभुपाद को था कि बार बार वीज़ा हर 2 महीने बाद प्रभुपाद को रिन्यू कराना पड़ता है, और प्रभुपाद एक काइंड ऑफ PR परमानेंट रेजिडेंसी US के अंदर चाहते थे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा रह के वो प्रचार कर सकें, है ना। और एक समय ऐसा था कि प्रभुपाद वो सीरियसली थिंकिंग कि इंडिया को अपना बेस बनाएं या यूनाइटेड स्टेट्स को अपना बेस बनाएं, यू नो। जब प्रभुपाद की लीला में आप देखेंगे, और फाइनली प्रभुपाद जी ने किसको चूज किया? प्रभुपाद ने भारत को चूज किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने देखा कि देश विदेश में जो बाकी अन्य देशों के अंदर उनके शिष्य प्रचार कर पाते हैं, लेकिन भारत के अंदर वो शिष्य नहीं डील कर पाते। क्यों? एक तो भारत की संस्कृति को समझ पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, दूसरा भारतवासियों को वैदिक संस्कृति पता थी, तो इसीलिए उनके लिए विदेशी लोग संकीर्तन करते हुए धोती कुर्ता साड़ी में अच्छे तो लगते थे, लेकिन भारतीय उन विदेशियों से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे। यहाँ पे एक यू नो क्या कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था कि ये म्लेच्छ यवन इत्यादि विदेशी लोग हमारे मुल्क हमें क्या सिखाएंगे, हमें तो बचपन से राम कृष्ण हरि नारायण सब पता है, तो ये हमें क्या बताएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद की प्रेजेंस भारत में बहुत ज़्यादा जरूरी थी, है ना। और प्रभुपाद जी ने देखा कि अगर भारत में प्रचार होना है, प्रभुपाद को था कि भारत में प्रचार होना चाहिए, ये प्रभुपाद का एक ज़ील था। और विदेश में सरस्वती ठाकुर का था कि विदेश में प्रचार होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने विदेशों में स्थापित करने के बाद प्रभुपाद का इंटरनल कन्विक्शन भारतवासियों के लिए था, तो प्रभुपाद जी ने भारत में अपनी प्रेजेंस को जो है बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बनाया। और जो एक बुक है आई विल बिल्ड योर टेम्पल गिरिराज स्वामी के द्वारा, तो आप देखेंगे उसमें वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा दिन अगर अपनी प्रकट लीला में अंतिम 12 साल में कहीं गुजारे हैं तो वो कौन सी जगह है? मुंबई। वहाँ कितने दिन बिताए प्रभुपाद जी ने? हाँ, लगभग 565 दिन श्रील प्रभुपाद ने, मतलब 1.5 साल से भी ज़्यादा लगभग प्रभुपाद जी ने जो है बॉम्बे के अंदर बिताया था राधा रास बिहारी मंदिर स्थापित करने के लिए, यू नो, लाइक दैट। तो और प्रभुपाद जी कहते थे बॉम्बे इज माई ऑफिस, वृंदावन इज माई होम एंड मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप, प्रभुपाद जी कहते थे। और तो एनी हाउ, तो प्रभुपाद जो मैं ये बात क्यों कह रहा था कि पवित्र नाम, हाँ, तो पूरे महीने का यहाँ पे शेड्यूलिंग करके रखा हुआ था सत्स्वरूप महाराज ने। प्रभुपाद बहुत खुश हुए। इसे पढ़कर प्रभुपाद का मुखमंडल चमक उठा। उन्होंने कहा,
तुमने तो मेरे लिए पूरे माह का कार्यक्रम तय कर रखा है। तो प्रभुपाद जी को, लेकिन वो और सतस्वरूप महाराज ने कई हफ्तों महीनों तक ट्राई किया था प्रभुपाद को एक लेक्चरर की पोजीशन के लिए, और कई जो इंडो वैदिक स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे, रिलीजियस स्टडीज़ के जो प्रोफेसर्स थे, संस्कृत टीचर्स थे, बहुतों का अप्रोच किया कि कोई तो प्रभुपाद को यहाँ पे दाखिला कर ले। कईयों से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन सफलता मिली नहीं। फाइनली एक जगह एक संस्कृत से एक लेटर लिखवा के एक एंगेजमेंट प्रभुपाद जी के लिए लिया उन्होंने 67 के नवंबर के अंदर। लेकिन प्रभुपाद बीमार हो गए थे तो प्रभुपाद आए नहीं। तो सतस्वरूप महाराज और जदुरानी देवी दास जी और आई थिंक उस समय हम जो भी एक नाम है हिमावती और एक और, तो वो दोनों वहाँ पे आए थे। उन्होंने ही वो प्रोग्राम किया। प्रभुपाद आते हैं फाइनली मई के अंदर, लेकिन प्रभुपाद को अभी वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं था। तो सब जो है एंगेजमेंट्स रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने रखे हुए थे। और प्रभुपाद के दो मुद्दे थे यूथ प्रीचिंग के, कॉलेज प्रीचिंग के अंदर जब जाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। वो कहते थे कि जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं लेक्चर के लिए तो यूनिवर्सिटी शुड पे मी, है ना। तो प्रभुपाद एक शर्त रखते थे कि वो पैसा देना चाहिए प्रभुपाद को। एक ऑनरी लेक्चर के लिए बुला रहे हो आप, एक साधारण व्यक्ति को नहीं बुला रहे हो, है ना। तो क्यों दुनिया में लोग पैसे की वैल्यू करते हैं, और जब अगर कॉलेज वाले पैसा देंगे तो क्या होगा, एक तो वैल्यू करेंगे और क्या होगा, दूसरा और सारे फैकल्टीज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना स्टूडेंट्स को बोलेंगे अटेंड करो भाई, हमने पैसा दिया है इसका। तो ये भी एक जो है एंड प्रभुपाद, और नहीं तो प्रभुपाद का ये तो होता ही था। और नेचुरली उस समय तो वैसे भी इनकम के सोर्स नहीं थे, तो दिस वुड बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। और प्रभुपाद इतना खर्चा लगा के बॉस्टन आए तो कम से कम आने जाने का खर्चा तो निकलना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद वाज वेरी प्रैक्टिकल, एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, है ना। व्यावहारिकता अगर प्रभुपाद जी के अंदर देखेंगे हम, मतलब दो प्रभुपाद वाज ट्रांसेंडेंटल, फुल्ली ट्रांसेंडेंटल लाइक दैट, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थे, लेकिन भौतिक धरातल पे प्रभुपाद पूरी तरह व्यावहारिक थे, 100%, है ना। और इसके बाद में प्रभुपाद की एक और बात आती थी, हर कॉलेज प्रोग्राम के बाद प्रभुपाद जी वेट करते थे और इनवाइट किया करते थे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, कि वो प्रभुपाद जी से और प्रभुपाद के शिष्यों से इंटरैक्ट कर सकें। ये नहीं कि लेक्चर दिया और व्यासासन से उठ के तुरंत चल दिए। तो ये प्रसंग अभी आएगा, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आप जितने ही भक्त प्रचार करते हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, एंड स्पेशली फॉर यूथ प्रीचर्स एंड कॉलेज प्रीचर्स। तो फिर वे टहलते हुए रसोई घर से बाहर निकल आए। सतस्वरूप अकेले दोपहर के भोजन की जल्दी से तैयार करने में लगे रहे, ध्यान से देखते हुए कि कोई चीज जले नहीं। प्रभुपाद कमरे में घुसे और एक तकिए पर पीठ टिकाकर एक नीची डेस्क पर बैठ गए। जदुरानी ने सुझाया, अब आप थोड़ा विश्राम क्यों नहीं करते? प्रभुपाद का उत्तर था, मैंने हवाई जहाज में विश्राम कर लिया है। जदुरानी ने जोर दिया, ठीक है, आप कुछ और विश्राम कर लें। प्रभुपाद ने अपना मुंह से दूसरी ओर मुड़कर धीमे से कहा, मैं सारा दिन तथा रात विश्राम करने के लिए नहीं हूं। तो एक्चुअली एक बात है, जब कोई डिसाइपल अपने गुरु पे थोड़ा बहुत भी बॉसिंग करने लगे तो गुरु को अपनी पोजीशन जो है स्थापित करनी होती है। तो प्रभुपाद सेड, आई एम नॉट मेंट फॉर रेस्टिंग ऑल डे एंड नाइट। तो प्रभुपाद ने सतस्वरूप को आने के लिए बुलवाया। गौर सुंदर उन्हें लाने गए, और किंतु यह कहते लौट आए कि सतस्वरूप नहीं आ सकते क्योंकि वे भोजन बनाने में अत्यधिक व्यस्त हैं। अंत में जब प्रभुपाद का भोजन आ गया तो उनके कमरे के भक्तों ने क्षमा मांगी और प्रभुपाद को अकेला छोड़ दिया। अधिकांश भक्त, जिनमें से कई अतिथि तथा न्यूयॉर्क से आए दर्शक थे, रात भर स्वामी जी का घर ठीक करते रहे थे। अतः वे विभिन्न कमरों में फर्श पर सो गए। तो पूरी रात अरेंज किया था उन्होंने, और होता भी है त्योहार से पहले, फेस्टिवल से पहले, या कोई ना ऐसा पूरा एक मैराथन होता है कि को हर चीज़ को एक एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो वो सब अब जैसे ही फ्री हुए कमरों पे फर्श पे जाके लेट गए। प्रभुपाद उनके खराटे सुन रहे थे, और भोजन समाप्त करने के बाद वे बाहर निकलकर बिना किसी को जगाए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर देखते रहे। वे रहने के कमरे में सोफे पर बैठ गए। शीघ्र ही भक्त जग गए और उनके साथ बैठ गए। तो प्रभुपाद ने देखा सब थके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद ने किसी को जगाया नहीं, प्रभुपाद अपना आराम से आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद भक्त लोग जग गए तो प्रभुपाद जी के साथ बैठ गए।
और प्रभुपाद ने वृंदावन में कृष्ण के विषय में बात करना शुरू किया। और ये बात बड़ी प्रासंगिक है, कभी अन्य समय आएगा तो, कि लोग कहते हैं कि ऐसा कई आलोचक कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने माधुर्य रस के बारे में चर्चा नहीं किया, राधा रानी के भाव के विषय में चर्चा नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब ये वार्तालाप को आप सुनिए और फिर बताइए, खुद ही जज कीजिए, यू नो। प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन तो राधा रानी का साम्राज्य है। यदि वृंदावन में कोई मुझसे भेंट करना चाहे तो वे अपने पीछे के दरवाजे की ओर देखते जा रहे थे, यू नो। और प्रभुपाद, तो वे जय राधे कहेंगे, मतलब जैसे कोई बुलाएगा संबोधन के लिए तो बोलेंगे जय राधे। प्रभुपाद ने उच्च स्वर से पुकारा, मानो वे पिछले दरवाजे से आने वाले दर्शक हो, मतलब ऐसा एक्ट करते हुए कि पीछे से कोई आ रहा है, प्रभुपाद को बुला रहा है। तो ऐसे नहीं बोलता स्वामी जी या कुछ ऐसा। वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे, जय राधे, है ना। तो पुनः पिछले दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, और मैं कहूंगा जय राधे, है ना। कृष्ण बहुत कठोर अनुशासन प्रिय हैं, परंतु राधा रानी बहुत अच्छी हैं। कोई स्त्री जब तक कि वह अस्वाभाविक नहीं हो अत्यंत दयालु और नम्र होती हैं, और राधा रानी अस्वाभाविक नहीं है। तो नॉर्मली माता जी जो होती हैं ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं, हम्बल होती हैं, अनलेस प्रभुपाद सिंह दे आर नॉट अस्वाभाविक, है ना, दे आर नॉट अननेचुरल, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं राधा रानी इज वेरी नेचुरल, है ना, राधा रानी। तो बाद में जदुरानी ने स्वामी जी से क्षमा मांगी और उसने मूर्खतावश कार में उनसे शिकायत की थी। उन्होंने उनसे कहा था, चिंता मत करो, मैं अधिक समय तक नहीं ठहरूंगा। प्रभुपाद ने से रिप्लाई किया था ना गाड़ी के अंदर। तो किंतु वस्तुतः वह चाहती थी कि स्वामी जी स्थायी रूप से रहें। वह यह नहीं चाहती थी कि वह सोचें कि उनकी उपस्थिति से असुविधा होगी। उसने इसीलिए शिकायत की थी कि उसे चिंता थी कि वह प्रभुपाद द्वारा सौंपे गए कार्य की उपेक्षा कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली, प्रभुपाद मतलब देखा जाए तो बहुत फ्रीडम, एज अ लीडर ही वॉज वेरी एम्पावरिंग, ही वॉज रिवॉर्डिंग एक्सीलेंस, है ना। किसी भक्त में कोई गुण होता था, प्रभुपाद उसको नहीं भी होता था तो एम्पावर करते थे। किसी में कोई श्रेष्ठ गुण है तो उसको रिवॉर्ड किया करते थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद बहुत फॉलोअप लिया करते थे। मतलब अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, जितने प्रभुपाद लिबरल लीडर थे उतने ही प्रभुपाद माइक्रो मैनेजर भी थे, है ना। बहुत विरोधाभास क्वालिटीज हैं ये, हाईली एम्पावरिंग। तो प्रभुपाद फॉलोअप ले रहे हैं जदुरानी माता जी से, कि क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए थे इससे पहले उनको, कपिल देव की पेंटिंग के लिए, वराह देव की पेंटिंग के लिए, और हिरण्याक्ष के लिए, नारद मुनि के लिए। तो और एक एक चीज़ और वो बनाती थी, प्रभुपाद को भेजती थी। प्रभुपाद फिर ऐसे करके, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्यों? तो अब वो कारण बता रही हैं, क्योंकि आप आने वाले थे, तैयारी करनी थी, है ना। अब मान लीजिए आप किसी के घर में जाएं अतिथि के रूप में और वो बोले कि भाई हमने आपका ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप आने वाले थे। तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसा है। तो इसीलिए जदुरानी गई, उनको रियलाइज हुआ कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। तो वो बता रही है कि ऐसा क्यों हुआ। जब भी सत्स्वरूप उसे चित्र बनाने के अलावा कोई सेवा कार्य करने को कहते तो उसकी समझ में ना आता कि वह किस कार्य को पहले करें। प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक सुना। वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि वह क्या कहना चाह रही थी। मतलब ये समस्या हम सब भक्तों के जीवन में आती है ना। एक तरफ चाहे आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा हो कि ऐसा ये आपको आज्ञा है, पुस्तक वितरण करो या कीर्तन करो या पुजारी की सेवा करो या प्रचार करो या ये करो वो करो, और एक तरफ जो मंदिर के अधिकारी हैं या हमारे इमीडिएट वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं आप फलानी चीज़ करो, है ना, ये सेवा करो। तो ये द्वंद हमेशा आता है, किसको करें, क्या पहले करें, क्या ना करें, है ना। तो यही द्वंद यहाँ पे आ रहा था। प्रभुपाद जितना बल दे रहे थे पेंटिंग करो, लेकिन अब सेंटर चलाना है तो कभी और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी, भोजन सामग्री भी लाना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा। तो नेचुरली है, भक्त जब तो मिल बांट के नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो फिर तो कभी वो आज्ञा देते तो जदुरानी बहुत कंफ्यूज हो जाती। तो प्रभुपाद समझ गए परिस्थिति क्या हो रही है। उन्होंने कहा गुरु की प्रत्यक्ष आज्ञा सर्वोपरि कार्य है जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति ना हो, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी, है ना, तब तक गुरु की जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है वो द फोरमोस्ट है, उसे करना चाहिए। और ऑफ कोर्स इमरजेंसी में हमें मतलब बुद्धि लगाना चाहिए। भक्त तो एकदम बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि अरे भाई उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। इतना डू द नीडफुल, धीरे धीरे भक्तों को मैच्योर होना चाहिए। तो अब प्रभुपाद का पहला यूथ प्रीचिंग प्रोग्राम है।
बॉस्टन में प्रभुपाद का पहला कॉलेज व्याख्यान नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में होना था। दोपहर का समय था और डाउनटाउन बॉस्टन के मध्य में फर्शी पत्थर लगा कैंपस हजारों छात्रों से भरा था। प्रभुपाद अपने शिष्यों की छोटी सी मंडली के साथ भीड़ के बीच से गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ गए। मुख्य इमारतों में से एक के प्रवेश द्वार पर कांसी धातु की बनी कुत्ते की एक मूर्ति थी। आप सोचिए, यूनिवर्सिटी के बारे में एक्चुअली हम भारतवासी आज भी इमेजिन नहीं कर सकते जितना विदेश के अंदर, विशेषकर अमेरिका अंदर कुत्तों को लेके क्रेज है ना। मतलब भारत में अभी तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन 50 साल पहले तो कोई घर में कुत्ता पालने का सोचता भी नहीं था। इसीलिए जब डॉग्स का उदाहरण देते थे तो विदेशी शिष्य कभी समझ ही नहीं पाते थे जब तक वो विदेश के अंदर थे। बोले डॉग्स होना तो मतलब एक बहुत रॉयल पोजीशन थी, है ना। जब भारत में आया देखा कुत्तों की ऐसी दुर्गति होती है, यहाँ पर लोग गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, पत्थर मारते हैं, भगा देते हैं। जब उनको समझ आया कि प्रभुपाद डॉग्स का उदाहरण क्यों देते हैं, तो प्रभुपाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभुपाद को मजा आया, कुत्ते की मूर्ति लगी है। कुछ पुराने शिष्य जानते थे कि स्वामी जी को अमरीकियों द्वारा कुत्तों के प्रति लगाव से चिढ़ थी। प्रभुपाद जी बहुत जगह लेक्चर में बोलते थे, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। तो प्रभुपाद लेक्चर के अंदर कह रहे हैं, कृष्णा he maintains cows, he doesn't maintain dogs, he सुरभीर अभिपालयंतम, not dog अभिपालयंतम। तो वे कहा करते थे कि चूंकि अब लोगों की ईश्वर में रुचि नहीं है, अतः वे कुत्ते के भक्त हैं। गॉड की पूजा न करके भौतिकतावादी लोग डॉग पर आसक्त हैं और उसे ही अपना सर्वोत्तम मित्र मानते हैं। प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने बता रखा था कि किस तरह अमरीकी लोग अपने कुत्तों से लाड प्यार करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वे अपने स्वामियों के साथ भोजन की मेज पर बैठते हैं या स्वामी के वसीयतनामे से अपनी स्वामी की संपत्ति प्राप्त करते हैं। कुत्ते की मूर्ति देखकर मौन भाव से रुकते प्रभुपाद ने पाश्चात्य मूल्यों की मूक आलोचना कर दी। ये बात भारत के अंदर भी हो रही है, ऐसा मत सोचेगा कि ये खाली अब अमेरिका के अंदर है। इट इज बिकमिंग वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया ऑल्सो, है ना। घर में कुत्ते रखने, पपीज रखने का जो शौक है, आश्चर्य की बात है, लोग भ्रूण हत्या करते हैं लेकिन कुत्ते को पालते हैं, है ना। आश्चर्य की बात है, मतलब गर्भपात करते हैं लेकिन कुत्तों को बचाने के लिए संसार के अंदर या ऐसे जानवरों को बचाने के लिए, मतलब इट्स सच अ हिपोक्रेसी। अगर देखा जाए इतना दोगलापन है समाज के अंदर, है ना, कि वैल्यूज़ का कोई, जो लोग मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं वो मॉरल वैल्यूज़ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। टिपिकल देखा जाए वो इतनी रिलेटिव हैं, है ना, कब की कौन सी बात मॉरल वैल्यू बन जाए उनके लिए और कब वही बात को बिगाड़ दें, है कि नहीं। तो मैं किसी संस्था का, किसी व्यक्ति से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना डबल स्टैंडर्ड्स है लोगों के अंदर, इस समाज के अंदर। तो एनीहाउ लगभग 200 छात्र तथा कुछ शिक्षक एक छोटे से चैपल यानी पूजा गृह की बैठक में ठूसे थे। प्रभुपाद वस्त्र आच्छादित मेज पर पालती मारकर बैठ गए और सत्स्वरूप ने एक मुंह वाले मृदंग को बजाते हुए कीर्तन शुरू किया, मतलब ड्रम था। कीर्तन के बाद प्रभुपाद माइक्रोफोन की ओर झुके। आप लोगों को धन्यवाद कि आपने भगवान को महिमा मंडित करने का यह अवसर मुझे प्रदान किया है। सो प्रभुपाद थैंक ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। इस प्रोग्राम में प्रभुपाद टाइम से पहुंच गए थे टाइम से पहुंचे हुए थे। 200 से स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स, फैकल्टीज उनका वेट कर रहे थे। और प्रभुपाद स्ट्रेट अवे स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग कृष्णा। प्रभुपाद ने भगवान का गुणगान शुरू किया। वे परम ब्रह्म के 3 पहलुओं पर व्याख्यान देने लगे। ये 3 पहलू सूर्य के 3 पहलुओं, सूर्य प्रकाश, सूर्य गोलकता, सूर्य देव के तुल्य थे। यद्यपि परम ब्रह्म एक है, किंतु कुछ लोग उन्हें निर्विशेष सर्वव्यापक प्रकाश मानते हैं, कुछ उन्हें समस्त जीवों के हृदयों में अंतर्यामी परमात्मा मानते हैं और कुछ उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। प्रभुपाद की यह वार्ता अत्यंत दार्शनिक थी, वेरी हाईली फिलोसॉफिकल। जैसे अभी भी आपको लग रहा होगा सुनने में, कई भक्तों को बहुत नींद आने लग गई है, फिलोसॉफी जैसी आती है ना। तो प्रभुपाद विषय से हटकर सूर्य के बारे में अधिक बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि सूर्य में एक अधीक्षक विग्रह यानी प्रिजाइडिंग डिटी विवासवान है, आप इस पर अविश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने महाभारत से उदाहरण दिया कि सूर्य पर सजीव प्राणी हैं जिनके शरीर अग्नि के हैं। जिस तरह कुछ जीवों के शरीर जल के भीतर रहने के अनुकूल होते हैं, उसी तरह ऐसे जीव हैं जो अग्नि में रहते हैं। दोपहर की यह भीड़ विनम्रता पूर्वक सुनती रही। प्रभुपाद ने अपना आधे घंटे का व्याख्यान यह बताते हुए समाप्त किया कि परम जीव ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का उद्गम है।
हम सारे जीव यद्यपि आध्यात्मिक है किंतु हमारी स्थिति तटस्थ है। इस भौतिक जगत में हम सभी लोग बहिरंगा शक्ति से आच्छादित हैं। हरे कृष्ण प्रार्थना का अर्थ, हे प्रभु मैं आपका सनातन अंश हूँ, किंतु न जाने कैसे मैं भौतिक शक्ति के इस अज्ञान में आ गिरा हूँ, किंतु कृपया मुझे उठाकर आध्यात्मिक शक्ति में ले आए। एक बात सीखने वाली, प्रभुपाद ने जस्ट आधा घंटा लेक्चर दिया, शुरू में थोड़ा कीर्तन किया, बट द टॉक वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि क्या है युवा वर्ग के लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं। आप बहुत लंबा सेमिनार लेक्चर वहाँ देंगे तो चलने वाला नहीं है वहाँ पे। यू हैव टू वेरी इलोक्वेंट, यू नो, ट्रूथ स्पोकन कंसाइसली, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के अंदर आपको जो है अपनी बातों को कहना है। और विशेष है कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, तुरंत कैच भी करते हैं। जैसे ही आप लंबा प्रवचन देंगे तो लोग किसकी ओर देख रहे होंगे? घड़ी की ओर, दरवाजे की ओर, है ना। तो अब मॉडर्न यूथ प्रीचर्स तो थोड़ा एक और टेक्निक में करते हैं। अब उनको पता है ये प्रभु जी को बुलाया है, लंबा लेक्चर देंगे और बच्चे भागेंगे, तो वो क्या कर देते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर से हॉल का गेट बंद कर देते हैं, है ना, लाइक दैट। तो कई बारी हमको ऐसा स्मार्टनेस दिखाना पड़ता है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, लाइक दैट। मैं मतलब अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ, लाइक दैट। तो यू हैव टू अप्लाई देश काल पात्र, यू नो, सम, क्योंकि कई बारी उस समय शायद लोग सभ्य होंगे, यहाँ विनम्रतापूर्वक लिखा है, लेकिन आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको बहुत लोग हूटिंग, शाउटिंग ये सब करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें होती है जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रचार करने जाते हैं। तो और स्पेशली एक बड़े ऑडियंस को कैटर करना एक कला है बेसिकली, यू नो, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लाइक दैट। और आप थोड़ा सा कुछ गलत बोलेंगे तो क्या होगा, आपको तुरंत पकड़ लेंगे लोग, ऐसा है, क्योंकि वो बुद्धिवर्ग के जीव है। और आज तो बुद्धि भी नहीं है, आज तो गूगल ही सब कुछ है, और लिटरली आप बोलते जाइए और लोग गूगल पे टाइप करके देखते रहते हैं, है ना। इट इज़ द वे, यू नो, आज की डेट के अंदर तो जो आधुनिक कॉलेज प्रीचर्स हैं, यूथ प्रीचर्स हैं, या युवा वर्ग को जो प्रचार करने वाले हैं, उनको तो मतलब स्टूडेंट से 10 गुना अधिक स्मार्ट होना पड़ेगा उनको प्रचार करने के लिए। अगर आप सोचे कि नहीं आप ऑर्थोडॉक्स तरीके से, ये तो भारतवर्ष है, सब चल रहा है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ऐसा है ना, लाइक दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, जब हम युवा वर्ग को प्रचार करें तो उनके इंटेलेक्ट को, उनके हार्ट को बिना हर्ट किए और कन्विंस कर सकें, और प्लस वो शक्ति भी हो जिसके द्वारा लोग आपको सुन सकें, ऐसा है ना। स्पेशली आज अभी कुछ एक महीना पहले लगभग चंद्रयान 3 एटसेट्रा, यू नो, रैम्पेंट क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, पीपल विल चैलेंज यू राइट ऑन द फेस, है ना। और यदि आप उत्तर देने में थोड़ा भी लड़खड़ा देंगे वहाँ पे, अगर आपका उत्तर नहीं हुआ, इफ यू विल डू बीटिंग अराउंड द बुशेस, तो भारतवर्ष में शायद आप थोड़ा बहुत फ्री बच जाए, लेकिन थोड़े से इंटेलिजेंट लोग होंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमको गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना। तो एनी हाउ प्रभुपाद ने यहाँ छोटा लेक्चर दिया, यू नो, ट्रूथ स्पोकन कंसाइजली, यू नो, लाइक दैट। यद्यपि प्रभुपाद ने श्रोताओं को बाद में रुकने और अपने शिष्यों से बात करने के लिए आमंत्रित किया था। ये है, देखिए, द रियल प्रीचिंग स्टार्ट्स व्हेन ऑफ द व्यासासन। व्यासासन पे तो मोनोलॉग है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं आप कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मन है नहीं है, यू नो, आपके मन में क्या संशय आ रहा है, ये मैं नहीं पता लगा सकता। ये कब पता लगेगा, जब मैं व्यासासन से उतरूंगा और यहाँ इंटरेक्ट करने के लिए अवेलेबल हूँ, है ना, तब आप मुझे पता लगेगा अच्छा लोग क्या कह रहे हैं, या फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स लूँ। तभी भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर एक सभा में ले नहीं सकते हैं आप। तो पर्सनल इंटरेक्शन पोस्ट व्यासासन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किसी नए प्रोग्राम के लिए, यू नो। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप प्रीचर्स प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो यूथ प्रीचिंग हो, कॉलेज प्रीचिंग हो, कांग्रीगेशन प्रीचिंग हो, और आजकल तो हमने जैसे मोहन रूपो कहते थे कि प्रवचन ने अवतार लिया है आधुनिक काल के अंदर, किसके रूप में, सेमिनार के रूप में, 7 डे सेशन के रूप में अवतार लिया है ना। और आजकल देखो हमें भी क्या करना पड़ता है, लोगों से चार्ज करना पड़ता है। हाउ मच फीस यू आर चार्जिंग सिमरनाथ प्रो, हाउ मच फीस यू आर चार्जिंग? 500 रुपीज फॉर 5 सेशंस, यू नो, फॉर यूथ प्रोग्राम। कांग्रेशन में कितना चार्ज करना है? 700 रुपीज इंडिविजुअल, 1500 पर पर्सन। आप सोचिए 1500 रुपये पर पर्सन, एंड पीपल आर पेइंग।
लोग देते हैं, लोग दे रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? प्रीचर की। क्योंकि वो लोग पैसा किस लिए दे रहे हैं? सुनने के लिए। पैसा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, आपको सुनने के लिए। इसीलिए अगर जो वक्ता हैं सही से क्लास प्रिपेयर करके नहीं आते हैं, सही प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये श्रोताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी हिंसा है, और इससे बड़ी हिंसा नहीं होगी मैं कहूँगा एक प्रचारक के लिए कि वो अनप्रिपेयर्ड क्लास देना, अनर्गल कुछ भी बोलना, बस नहीं पता तो नम्रता से बोलो नहीं पता, रादर देन कुछ भी गोल 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 घुमा देना या उत्तर नहीं दे पाना, तो ये हम सबको प्रचार में सीखना चाहिए, लाइक दैट कि प्रचारक की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए उस प्रकार से। और प्रभुपाद प्रथम स्कंद के अंदर जहाँ सूत गोस्वामी की व्याख्या आती है पहले कुछ श्लोकों के अंदर, और आदि लीला के अध्याय 7 के अंदर जहाँ महाप्रभु की प्रकाशस वार्तालाप होती है, प्रभुपाद रिपीटेडली परपोर्ट आफ्टर प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि एक प्रचारक में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एनी हाउ प्रभुपाद ने सबको रोका, किंतु जब घंटी बजी तो एकाएक व्याख्यान समाप्त हो गया और अधिकांश छात्र तुरंत चैपल चले गए जिससे छात्रों का अगला समूह बैठ सके। बिल्कुल घंटी बजी और लोग रोबोट की तरह बाहर। वह तो शैक्षिक फैक्ट्री था, एजुकेशनल फैक्ट्री था बेसिकली। कक्षा समाप्त हो गई थी और अब स्वामी जी तथा उनके अनुयायियों को वहां से चले जाना था। जब प्रभुपाद हॉल से नीचे उतर रहे थे तो एक कॉलेज प्रशासक की पत्नी उनके साथ होली और उनसे हंस हंस कर तेजी से बात करने लगी कि उनके आने से यूनिवर्सिटी का हर सदस्य अत्यधिक प्रसन्न हुआ है। वह दरवाजे तक उनके साथ साथ गई और फिर उसने हाथ मिलाया। फिर वह सत्स्वरूप की ओर मुड़कर कहने लगी कि सब कुछ सुंदर ढंग से निपट गया और स्वामी जी बहुत अच्छा बोले। प्रभुपाद सेड वेरी गुड। प्रभुपाद वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे थे कि अच्छा ऑर्गेनाइज था, लोगों में रुचि है, सुना उन्होंने, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ये जो लेडी थी उन्होंने क्या बोला, वह डाक के फीस के रूप में $500 भेज देंगे। नाउ समहाउ इंग्लिश सेज $100, है ना, बट हिंदी में यहाँ $500 लिखा गया है। मैंने जो वेदाबेस में भी चेक किया तो $100 है, और इंग्लिश लीलामृत के अंदर भी इट इज $100, बट जो हिंदी में लिखा गया है वो $500 लिखा गया है। तो आई होप कि ये इंग्लिश से हिंदी में प्रिंट में मिस्टेक हुआ होगा। लास्ट टाइम मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि बहुत बारी ऐसा जो है टाइपिंग और ट्रांसलेशन प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। उत्तेजित तथा सफल अनुभव करते हुए भक्तगण कार तक प्रभुपाद के साथ साथ गए। अपने घर आकर प्रभुपाद ने स्वीकार किया कि यह अत्यंत सफल कार्यक्रम रहा। तो हालांकि मैं और एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, और बहुत सुंदर वार्तालाप है और वो उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए है फ्रॉम द प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी समय समाप्त हो गया है, तो अगली एकादशी पे जो भी भक्त बोलेंगे ही विल हैव दिस गुड अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दीज टू एस्पेक्ट, है ना। तो है ना, लेकिन प्रभुपाद के सत्स्वरूप महाराज को बहुत एनकरेज किया था कि आप युवा वर्ग को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जा कर के आप इस मूवमेंट को स्थापित कीजिए। तो ये प्रभुपाद जी का विदेश का बॉस्टन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर दौरा था, और किस प्रकार से वे प्रचार कर रहे थे, किस प्रकार अपने शिष्यों से डील कर रहे थे। और एक ही अभी मैंने डिस्कस किया सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, एंड ही गॉट $100 एज द फीस। फिर MIT इंस्टीट्यूट के अंदर भी उन्हें $125 का चेक प्राप्त होता है, और वहाँ पे प्रभुपाद तो बहुत सुंदर प्रभुपाद का वार्तालाप भी होता है। और अगले दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोग्राम के अंदर प्रभुपाद को इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी वाले मिलेंगे, है ना। प्रभुपाद ऐसा मतलब जैसे फॉर्म, मतलब क्या बोलते हैं, प्रभुपाद ऐसे शक्ति में आ जाएंगे उनसे बातचीत करते हुए, उस मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हुए। तो वो भी एक और दृष्टिकोण है जिस पर अगली बार चर्चा की जा सकती है। तो किन्हीं भक्ता कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी टिप्पणी हो। यस सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो जैसे आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जब प्रोग्राम के लिए गए तो उन्होंने वहाँ चार्ज किया
कुछ अमाउंट, उसके रीजन थे, और आपने बताया कि प्रभुपाद वाज एट ट्रांसेंडेंटल लेवल स्टेज और एट द ट्रांसेंडेंटल स्टेज एंड एट द सेम टाइम वाज वेरी प्रैक्टिकल एट द मटेरियल लेवल। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं प्रीचर को कि जब हम चार्ज करते हैं तो फिर वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज से कहीं हमारा थोड़ा सा रिलेशनशिप कट जाती है, यानी कि हाउ टू मेंटेन बोथ थिंग्स। प्रभुपाद जानते थे कि मैं चार्ज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि लोग जैसे बहुत सारे बैंड्स हैं, अब वो उनका ट्रांसेंडेंटल लेवल नहीं होता। बहुत सारे बैंड्स हैं जैसे इस्कॉन के अंदर जो बैंड्स हैं, और वो चार्ज करते हैं, तो वो यहाँ पे कोट करते हैं कि प्रभुपाद भी चार्ज करते थे तो हम भी चार्ज करेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि वो उस दिव्यता को मेंटेन नहीं कर पाते और उसके रिपरकशन जो है बहुत भयानक होता है सम टाइम। तो उसको कैसे, मतलब प्रभुपाद के एपिसोड से कैसे समझें कि शुड बी चार्ज फ्रॉम द पब्लिक एंड और नॉट? शुड बी चार्ज फ्रॉम द पब्लिक, ये बहुत ही देश काल पात्र, प्रीचर्स की मैच्योरिटी, वहाँ की ऑडियंस कैसी है, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है। कृष्ण कथा का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कृष्ण जैसे किताबें हैं, तो मधुसुंदर वो बता रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये गीता तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोली थी, तो तुम इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, भगवान ने तो फ्री में बोली थी, है ना। वो बोले कि भाई कुरुक्षेत्र से यहाँ तक लाने का तो चार्ज लगा, वो चार्ज ले रहे हैं आपसे, है ना। तो कई बार आपका ऐसा हाजिर जवाब होना पड़ता है। तो क्या होता है, लोग पैसे की वैल्यू करते हैं, तो कहीं कहीं पर हमको वो स्थापित करने के लिए यू नो कि भाई जब लोग बड़े बड़े सेमिनार देते हैं तो बड़ा चार्ज करते हैं, है ना। और जैसे मैंने NIT जयपुर के अंदर एक सेशन दिया था, ऑनलाइन सेशन था, तो भक्त ने बोला, कह रहा है प्रभु जी अगर आप हो जाओगे तो मैं आपको रजिस्टर करूँगा 2500 रुपीज़ पर आवर। मैंने कहा बहुत बढ़िया सौदा है, कितने घंटे बुक कर रहे हैं आप? यानी हाउ फॉर 1.5 hour they get my session, they gave me first ever income of my life। जॉब तो मैंने किया नहीं रहा था, 3750 रुपये दे ट्रांसफर्ड, है ना। सो एनी हाउ मैंने उनको बोला और नेक्स्ट टाइम बुलाना भाई, है ना। तो एनी हाउ पॉइंट ये है कि आप किससे कहाँ पे ले रहे हैं। अब रही बात देखिए, जो बैंड्स हैं या डिवोटी प्रीचर्स हैं, स्पीकर्स हैं, तो इसको स्टडी करना पड़ेगा कि वो किस हेतु बैंड खोला गया है, कितना वो देखो ट्रांसेंडेंटल हम में से कोई भी नहीं है, पहली बात तो। इसीलिए ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करना अच्छा है एज एन आइडियल, ये हमारा एज अ डेस्टिनेशन, लेकिन हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। व्यवहारिक मतलब अभी हम वर्ण और आश्रम के, मतलब वर्ण आश्रम तो खैर वैसे वो है, लेकिन सामाजिक नीति नियम में हम बंधे हुए हैं, है ना। तो अब इसका मैं स्ट्रेट उत्तर तो नहीं दे सकता कि लोग ऐसा चार्ज करते हैं, डिपेंड करेगा उनकी ऑडियंस कौन है ना, क्या भावना है, क्या वो केवल पैसे कमाने का एक जरिया है या वो प्रचार भी हो रहा है उससे, और अल्टीमेटली उस पैसे की क्या अकाउंटेबिलिटी है, यू नो। और कई बारी जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यू नो, कई ऐसे म्यूजिशियन डिवोटीज़ के साथ में या फिर एक्टर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से डिवोटीज़ होते हैं, तो नेचुरली उनमें बहुत सारा खर्चा लगता है, यू नो, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर और जो कॉस्ट्यूम्स के अंदर, यू नो, ये सब चीज़ों में ट्रैवलिंग का खर्चा, तो वो सब खर्चा भी उनको मेंटेन करना है, प्लस उनका लिविंग का खर्चा, अपना लाइवलीहुड भी चलाना है। और कई बार ऐसे डिवोटी म्यूजिशियंस होते हैं प्रोफेशनल, तो आप देखिए अब दो विकल्प हैं आपके पास में, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन एक प्रोफेशनल डिवोशनल सिंगर बन जाए या प्रोफेशनल मंडेन म्यूजिशियन बन जाए। ज़्यादा बेटर क्या है कि वो एक प्रोफेशनल डिवोशनल म्यूजिशियन बन जाए, दैट इज बेटर ना, कम से कम भगवान का नाम ले रहा, नहीं तो बॉलीवुड में गाएगा, है कि नहीं। तो बॉलीवुड हॉलीवुड में गाने से अच्छा है, लेकिन उसको अपनी आजीविका तो निभानी पड़ेगी, जिस भी आश्रम में है खाने पीने रहने के लिए उसको चाहिए पड़ेगा। अब या तो हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें इस चीज़ को, यू नो, या तो इंस्टीट्यूशन इसके लिए कि लक्ष्मी शुड गो टू इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन शुड गिव रिम्यूनरेशन, यू नो। तो ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर इस्कॉन्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो टू दैट लेवल कि एफिलिएशंस, अकाउंटेबिलिटी,
यू नो, एंड प्रॉपर रिलेशनशिप, इस बात को हम समझ पाएंगे। नहीं तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक व्यक्ति प्रोफेशनल, देखिए मैं और आप अगर गिटार लेके बैंड लेके बजा भी देंगे तो क्या बजा लेंगे, अपन लोग कुछ नहीं बजा पाएंगे, है ना, खाली शोरगुली होगा, और उसका तो पैसा भी क्या सुनेगा भी नहीं कोई आदमी, है ना। अगर अपने लोग वो क्या बोलते हैं सिंथेसाइजर, पियानो और ये ड्रम और गिटार अपन लोग लेके भी मान लो 10 भक्त लोग खड़े होके बजाना भी शुरू कर दें तो लिटरली बता रहा हूँ यहाँ बैठे रहने के लिए भाग जाएंगे, है ना। नहीं, अब देखिए हम रॉक इसके लिए चाहिए प्रोफेशनलिज्म, जिसका प्रोफेशन वो रहा है, तो जब वो लोग होते हैं, अब उनको, वो म्यूजिशियन है, आप उनको अब नॉर्मली म्यूजिशियन जो रॉक बैंड्स होंगे जितने भी, सबसे एक नंबर के गांजा पीने वाले लोग होते हैं, ऐसा है। मतलब 20 साल पहले हमारे कॉलेज का रॉक बैंड था, वो जहाँ प्रैक्टिस करते थे उस कमरे के तो आप दूर दूर तक नहीं जा सकते थे, इतना, मतलब सिगरेट तो फूकते नहीं वो लोग, 20 साल पहले की कह रहा हूँ मैं, आज तो पता नहीं क्या फूकते होंगे, भगवान मालिक है ना, क्योंकि उसमें इतना रजोगुण तमोगुण चाहिए वो रॉक बैंड बजाने के लिए, है ना, लाइक दैट। जब तक वो, मतलब उनके अंदर वो गुण नहीं, सतोगुण में नहीं बजा सकते हो, है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब ये मैं अपना उससे कह रहा हूँ खाली, तो इसीलिए अब इसका एक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है कि कैसे बनाया जाए। एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग हमारी इंस्टीट्यूशन के पास, वी आर ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन, यू नो, लाइक दैट। तो क्या होता है वो अब, और सोशल मीडिया के ज़माने में तो कोई प्रमोशन की आवश्यकता ही नहीं है, हर बच्चा आज अपना यूट्यूब बना कर, अपनी रील बना के, शॉर्ट्स बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, फेमस होते जा रहा है ना। तो अब ये है कि वो इस्कॉन का कितना ब्रांड यूज़ करते हैं, लोकल टेम्पल कैसे उन्हें मैनेज करता है, ये एक हमेशा चुनौती वाला काम है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन मैं कहूँगा इसको हमें ट्रांसेंडेंटलिज्म की जगह एक व्यवहारिक दृष्टि पर समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा, यू नो, कि व्यक्ति अपने प्रोफेशन को, अपने स्किल को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है। और मैं जितने भी ऐसे म्यूजिशियन से अभी तक मिला हूँ जो सही में वास्तविकता में जिनमें ऐसा कैलिबर है, तो वो पक्का, यू नो, मतलब अगर कृष्ण भावना में नहीं होते तो या तो नशे के अंदर हॉलीवुड बॉलीवुड इस प्रकार के म्यूज़िक गा रहे होते, और अन्यथा कुछ और गा रहे होते हैं। लेकिन आज अपने भजन कीर्तन के माध्यम से कम कुछ तो सात्विकता लेकर के आप आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो सकते हैं, पोस्टर एजेंसी हो सकते हैं, जहाँ कॉलेज में आज बड़े बड़े फेस्ट होते हैं, तो आप खाली लेक्चर देने जाओगे लोग सुनेंगे नहीं आपको, मृदंग करताल लेके जाओगे लोग सुनेंगे नहीं आपको, तो आपको ऐसे भक्तों की भी यूटिलिटी है। अब सिर्फ क्वेश्चन है कि आप फाइनेंशियली उनको कैसे आप डील करते हो। इट्स अ स्टेज फॉर आवर सोसाइटी, हम इसको कैसे, ऐसे खाली ये म्यूजिशियंस के लिए नहीं है, ऐसा ये बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए है, यू नो। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्पेशली गृहस्थ डिवोटीज से कि वो निःशुल्क ये सेवा करें, ऐसा है, यू नो। अब इसको कैसे किया जाता है ये देश काल पात्र में बहुत निर्भर करता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ को लेकर। बहुत सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जब इंस्टीट्यूशन, इस्कॉन एज एन इंस्टीट्यूशन इज पेइंग देम, तो हम क्या उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे फिर? क्योंकि उनका खर्चा लग रहा है ना, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग ऑन दिस, तो नेचुरली एन इंस्टीट्यूशन हैज़ टू पे टू द अनदर बॉडी ना। आप कैसे कर सकते हो? इंस्टीट्यूशन जब उनको एंडोर्स नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूशन को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट क्लाइंट फॉर देम, दैट्स इट। Why we are expecting transcendentalism on this? I think we are expecting too much. हम बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म के ज़माने में जी रहे हैं। We have to very realistic like that, you know. जहाँ पे अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भक्त है, प्रचार कर रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें अपने मेंटेनेंस के लिए आजीविका चाहिए ही पड़ेगी, like that. अब उसको किस तरीके से पेमेंट किया जाता है वो एक अलग बात है, you know. जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी थे, वो मंदिर में एक पुजारी थे, है ना। तो उस समय तो वेतन का सिस्टम नहीं था, तो लेकिन मंदिर से सारा मेंटेनेंस, राशन, अनाज, जो भी चीज़ होता था मंदिर मेंटेन करता था। और जगन्नाथ मिश्र के निधन होने के बाद भी, देहांत होने के बाद भी, वंशीवदन ठाकुर उनके जो वो मंदिर था वो उनको पूरा मेंटेन करता था, यू नो। ये वर्णाश्रम पद्धति थी। एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए, यू नो। दिस इज चैतन्य भागवत, इट्स नथिंग ट्रांसेंडेंटल, इट्स वेरी प्रैक्टिकल डीलिंग लाइक दैट, यू नो।
मंदिर क्यों एक गृहस्थ भक्त को पे कर रहा है? आपने पुजारी के रूप में उसको रखा है, उसको अपना गृहस्थ आश्रम चलाना है, तो उस समय पैसा नहीं होता था तो अनाज के रूप में देते थे, अनाज और जो भी आजीविका है, जमीन दिया करते थे, गाय दे दी, तो मंदिर सब मेंटेन करता था सब चीज़ों को, है कि नहीं? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कहूँगा प्रभुपाद जैसे प्रैक्टिकल थे, आई एम थैंकफुल आपने क्वेश्चन उठाया है ये, बट वेदर वी अग्री और नॉट, बट वी हैव टू सी वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। हम खाली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हर चीज़ को, लाइक दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्णा, यू नो। और देखिए ऐसे भक्त जब वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो बहुत लोगों को भक्त बनाने का, कृष्ण भक्ति में लाने का माध्यम भी बनते हैं। आप देखिए प्रभुपाद के समय अगर हरे कृष्णा हाउस होल्ड नेम बने थे तो किसकी वजह से बने थे? जॉर्ज हैरिसन की वजह से, बीटल्स की वजह से। और बीटल्स ने क्या अपना शो करके कमाया नहीं था? वो अलग बात है, मंदिर थे नहीं, उन्होंने उनको नहीं दिया होगा, बट बिकॉज ऑफ बीटल्स द हरे कृष्णा बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, ऐसा है ना। तो आज के युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए दिस बिकम्स एन ऑलमोस्ट अ मस्ट बेसिकली। आज जितने भी कॉलेज फेस्ट होते हैं हमारे, तो आप हरे कृष्णा कीर्तन मृदंग करता लेके जाएंगे, लोग नहीं सुनेंगे, आपको उसी को ऐसा पॉलिश करके देना पड़ता है, तो लोग थोड़ा इन्जॉय करते रह पाते, क्योंकि इतने रजोगुण तमोगुण से भरे हुए हैं, लाइक दैट, है ना। सो देयरफॉर वी हैव टू सी इट्स यूटिलिटी वेरी प्रॉपर्ली इन अ सोसाइटी, ऐसा। मैं भक्तों से यही कहूँगा इस विषय के ऊपर, आई एम थैंकफुल कि आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वी हैव टू वेरी ब्रॉड माइंडेड, यू नो, हमें एक्सक्लूसिविस्ट नहीं होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, बस ये बेकार है। वी हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम वर्णाश्रम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कृष्णाज व्यू पॉइंट। कृष्ण तो इतने अकोमोडेटिव हैं, अगर आप 12.8 से 12.12 पढ़ेंगे 11 तक, 4 श्लोकों के अंदर, कृष्ण मन से हाईएस्ट स्टेट से लेकर के बिल्कुल कर्म पे आसक्त व्यक्ति तक हर एक को अकोमोडेट कर रहे हैं, कृष्णा मेरे पास आओ। So we have to develop that point of, you know, view and that kind of practicality in our organization, in our dealings. ऐसा, yes. So thank you प्रभु जी। मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो आंसर हो गया आपके डिस्कशन में, बट आप जो पॉइंट्स हरे बोल बस मैं एक शेयर करता मुझे कि मेरा क्वेश्चन तो आंसर हो गया था आपके डिस्कशन में, बट आप जो पॉइंट्स रेस कर रहे थे उससे एक तो पुराने दिन याद आ रहे थे जब कॉलेज टीचिंग में करता था, मुझे जो सेवा था, और फिर से इस बात का एम्फेसिस मुझे मिला कि कैसे टीचिंग के साथ साथ में सही तरीके से व्यवहारिक होना और अपनी ऑडियंस को जानना, उनको व्यवहारिक रूप से मदद करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो टिप्स भी जो आपने दिए, तो आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, आपने उसको शेयर किया। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि कभी कभी हम जैसे किसी भक्त से कुछ सत्यता बोलना होता है, तो ऐसा लगता है कि सत्य बोलने से वो भक्त जो है वो शायद उस बात को ना समझे या हर्ट हो जाए। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर प्रिटेंशियस हो जाए, डुप्लिशियस हो जाए, तो काम भी निकल आएगा, उसको सत्य भी नहीं बोलना पड़ेगा, समझौता भी हो जाएगा, लेकिन ये एक क्वालिटी थोड़ा सा लगता है कि नॉन स्पिरिचुअल है। तो कैसे सिचुएशन को बैलेंस करें, कितना हमें वो मतलब कैसे सिचुएशन को मैनेज करें, इसके बारे में अगर आप कुछ थॉट्स दे सकें। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल आइडियाज एंड दिस क्वेश्चन। Straight question to you. Are you pointing out at fundraising or no? Okay. Anyhow, प्रभु जी का प्रश्न है कि सत्य बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी सत्य थोड़ा सत्य बोलने में व्यक्ति नाराज हो सकता है, तो दोनों को सामंजस्य कैसा बैठाया जाए? तो इसका सामंजस्य केवल शुद्ध भक्ति बैठा सकते हैं और कृष्ण ही बैठा सकते हैं, है ना। और तो ये जो वाक्पटुता है या ऐसी दया के साथ में, है ना, वाक शक्ति है, जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, है ना, तो वैसे वैसे हम सीखते जाते हैं। और इसके लिए शुद्ध होने का मतलब केवल साधना नहीं है, साधना के द्वारा, हमारे जो जप इत्यादि के द्वारा, साधना अध्ययन के द्वारा हमारे
विचारशीलता हमारे अंदर, इंट्रोस्पेक्ट, अवलोकन करने की शक्ति बढ़नी चाहिए कि शास्त्रों के दर्पण में हम अपना अवलोकन कर सकें। तो यदि तो हम जितना सोचेंगे कि इस बात को कहले और कैसे बेटर कहा जा सकता था, कैसे इसको फ्रेम किया जा सकता था, वी विल बी एबल टू प्रेजेंट इट बेटर। और रही बात यह, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये कुटिनाटी है या कुछ है, बट नो, इट इज़ कॉल्ड डिप्लोमेसी, you know, and diplomacy used in Krishna service is Krishna consciousness। राजमंत्री रामानंद व्यवहार निपुण, राजप्रीति कैला प्रभु द्रवा इला मन। तो ये डिप्लोमेसी तो रामानंद राय ने श्री गौरांग महाप्रभु के साथ भी यूज़ किया था, you know। रामानंद राय प्रताप रुद्र से मिलना ही नहीं चाह रहे महाप्रभु, रामानंद राय ने एक बार भी नहीं बोला आप मिलो मिलो मिलो, बस जब मौका लगता था क्या बोलते थे, राजा इतना महान है, राजा जगन्नाथ का इतना बड़ा सेवक है, राजा का आपके प्रति इतना प्रेम है, राजा ने देखो मुझे सेवानिवृत्त कर दिया और मेरे को बोला कि आप महाप्रभु की सेवा करो, पूरी सेल पेंशन भी मेरे को पूरी मिलती है। जब मौका लगता राज प्रीति कैला प्रभु द्रवा इला मन, तो क्या हो गया, महाप्रभु का हार्ट एकदम सॉफन हो गया। सो यू नो, टू स्पीक अ ट्रूथ एंड स्पीक इट प्लेजरेबली, प्लेजरेबल ट्रूथ, इट्स अ आर्ट, इट्स एन एम्पावरमेंट एंड इट्स अ प्रैक्टिस, आई विल से, है ना। और बहुत अच्छा है, मतलब कम उम्र के अंदर हमें जब अनुभव तजुर्बा मिलता है, एक्चुअली वी ग्रो लाइक एनीथिंग लाइक दैट। मैं अपने जीवन में तो यही कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कम समय के अंदर ये प्रकार की सेवा करने से आपको बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान भी सीखने को मिलता है ना। ये क्वेश्चन भी इसीलिए आ रहा है बिकॉज वी फेस दिस थिंग्स, है ना। सो होप सो विद वैष्णवा's blessings, with time will, if not master, but will become better specialists in this art, you know, like that. How to speak the truth and still please the people also, and be pleasing as well. So that's all. That's what I can answer in this regard. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय, Srila Prabhupada लीला की जय, परम एकदाशी की जय, गीताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।